वोकैबुलरी नहीं तो सिलेक्शन नहीं। दोस्तों मेरा नाम है धवन और आप देख रहे हैं वोकैब सेशन। इसमें 3 वीडियोस मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं, ये चौथा वीडियो है। इस ईडियम सेशन में हम वोकैबुलरी को इमेज टेक्निक से पढ़ने की कोशिश करेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। ईडियम फ्रेजेस तमाम एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एसएससी देते हों, बैंकिंग हो या डिफेंस सेक्टर हो या तमाम स्टेट्स के एग्ज़ाम्स। मैं इनको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर से लेके चल रहा हूँ। ए पर मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, मैं बी पे बात कर रहा हूँ ईडियम्स के बारे में। और मेरी जो बुक है आप उसे ले सकते हो, उसमें क्रम से सारी चीज़ें लिखी गई हैं जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, आपको पढ़ने में मदद मिलेगी। और जो स्टूडेंट असमर्थ हैं, दूर हैं, इसको नहीं ले सकते हैं, वो अपने पेन कॉपी से स्वयं के नोट्स बनाएं। मैं हिंदी में समझा रहा हूँ, इंग्लिश में बोल रहा हूँ, मैं एक साथ में एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सब कुछ इसके साथ अवेलेबल है। आइए दोस्तों बात करता हूँ आज के टॉपिक के बारे में है। और मेरा अगला ईडियम आज आता है अ बर्निंग क्वेश्चन और इश्यू। दोस्तों बर्निंग क्वेश्चन किसको कहते हैं? बर्न माने जलाना। तो ऐसा कोई क्वेश्चन जो जला दे इंसान को, जिससे गुस्सा आ जाए, कोई ऐसा मुद्दा जो ज्वलनशील है, जो लोगों की भावनाओं को भड़का देता है, उसको हम बर्निंग इशू बोलते हैं। राइट। सो द क्वेश्चन या इशू दैट कॉजेज एंगर, उसे कहते हैं बर्निंग इशू। कोई ऐसा मुद्दा या प्रश्न जिस पर ज्वलनशील हो, जो गुस्सा दिलाए। राइट। जैसे मैं अभी आपको बोलता हूँ, अयोध्या में राम मंदिर वॉज अ बर्निंग इशू इन इंडिया। वॉज क्योंकि अभी तो सॉल्व हो गया ऑलमोस्ट। चलिए दोस्तों, इसके बाद मेरा नेक्स्ट ईडियम है बिटवीन टू स्टूल्स, 2 स्टूलों के बीच में। दोस्तों अभी आप देख रहे हो पीछे 2 स्टूल हैं और मैं आपसे बैठने के लिए कहूँ 2 स्टूल के बीच में, मैं कहूँ कि जी बैठ जाइए, और 2 स्टूल हैं, तो आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं कंफ्यूज होंगे कि इस स्टूल पर बैठना है या इस स्टूल पर बैठना है। सो बिटवीन टू स्टूल का मतलब हो गया अनसर्टेन, दुविधा में होना, निश्चित ना होना। सिंपली मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ, आई एम बिटवीन टू स्टूल इन दिस मैटर। इस मामले में मैं दुविधा में हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, मैं कन्फ्यूज हूँ। इसके बाद मेरा अगला ईडियम है अ वर्ड इन हैंड इज वर्थ 2 इन द बुश। A word in hand is worth 2 in the bush। दोस्तों a word in hand, पक्षी एक जो हाथ में है वो ज़्यादा कीमती है बजाय 2 जो झाड़ी में है। दोस्तों बड़ा प्यारा सा मुहावरा है, ये हिंदी में भी होता है। इसको बोलते हैं 9 नगद 13 उधार। 9 नगद 13 उधार। मैं दोनों में समझाता हूँ, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। पहले इंग्लिश पे आता हूँ मैं। एक पक्षी जो हाथ में है वो तो हमारे निश्चित है कि ये हमने पकड़ रखा है, तो हम 2 जो झाड़ी में बैठे हैं हम उनकी कल्पना कर रहे हैं कि ये हमारे हाथ आ सकते हैं, जबकि नहीं है। इसका मतलब ये है कि सर्टेन जो चीज़ है, निश्चित जो चीज़ है, उस पर ज़्यादा प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारी, बजाय उन चीज़ों की जो भविष्य में होने वाली हैं। मान के चलो आज जिस एग्ज़ाम में आप पास हो रहे हैं वो आपको ज़्यादा प्रायोरिटी होनी चाहिए। आप 2 एग्ज़ाम में बड़े एग्ज़ाम पास हो जाऊंगा, वो दूर हैं थोड़े से, इसलिए हम उनके बारे में अनिश्चित हैं। इसको हम हिंदी में कहते हैं 9 नगद 13 उधार। इसका मतलब है कोई इंसान अगर 13 उधार के बजाय 9 नगद दे रहा है तो हमें 9 नगद को ले लेना चाहिए। दोस्तों इसके बाद मेरा अगला ईडियम आता है बाइट द डस्ट। बाइट चबाने को कहते हैं, डस्ट धूल चबाना, हमारे यहाँ कहते हैं धूल चटाना। हिंदी में भी सेम ईडियम है, धूल चटाना। तो बाइट द डस्ट का जो मीनिंग होता है वो आता है धूल चटाना, अर्थात किसी को पराजित करना। टू फेल और गेट डिफीटेड, अगर आप हार गए हैं कहीं तो आपको किसी ने धूल चटाई है या कोई किसी को धूल चटाता है, दैट मीन्स वो उसे पूर्णतः पराजित कर देता है। जैसे ही वॉज बिटन द डस्ट इन द बैटल फील्ड, उसे मैदान में हरा दिया गया था। इसके बाद मेरा अगला ईडियम है बटर वंस ब्रेड। बटर माने मक्खन, ब्रेड माने रोटी। दोस्तों रोटी पे अगर किसी को मक्खन मिल रहा है दैट मीन्स ही इज लिविंग कंफर्टेबल लाइफ, वो आराम की ज़िंदगी बता रहा है। हम अपने रीजनल लेग में नॉर्थ इंडिया में कहते हैं तुम्हें तो चुपड़ी मिल रही हैं जिन पर मक्खन है और घी लगा हुआ है। इसका मतलब हो गया कि वो इंसान आरामदायक जीवन काट रहा है। ब्रेड से मुझे याद आया 2 ईडियम और आते हैं ब्रेड से। एक होता है ब्रेड एंड बटर। ये तो ब्रेड वंस, इसका तो अर्थ था बटर वंस ब्रेड, वो है ब्रेड एंड बटर। दोस्तों ब्रेड एंड बटर के 2 मीनिंग है इंग्लिश में। एक होता है वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कोई चीज़ बहुत उपयोगी है,
अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसे ब्रेड एंड बटर कहते हैं। वेरी बेसिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। भाई खाना है, ब्रेड और बटर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, रोटी कपड़ा मकान तो इंपॉर्टेंट है ही। दूसरा होता है ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर का मीनिंग होता है रोजी रोटी, सोर्स ऑफ इनकम मीन्स लाइवलीहुड। जीवन जीने के लिए जो आप पैसा जहाँ से कमाते हो उसे ब्रेड एंड बटर कहते हैं, हिंदी में रोजी रोटी। इसके बाद इसमें दो इडियम और भी हैं, मेक वंस ब्रेड या अर्न वंस ब्रेड, आजीविका कमाना, ब्रेड कमाना अर्थात रोटी कमाना, राइट। एक आता है ब्रेड एंड बटर लेटर। ब्रेड एंड बटर लेटर से मेरा क्या मतलब है? ब्रेड एंड बटर लेटर का मतलब होता है अपॉइंटमेंट लेटर। अगर किसी को नौकरी के लिए जो लेटर मिलता है, क्योंकि भाई उसी से रोजी रोटी स्टार्ट होती है जब हमें नौकरी मिलती है, तो जहाँ जिससे आपको रोजी रोटी स्टार्ट होती है उसको हम इंग्लिश में कहते हैं ब्रेड एंड बटर लेटर। लेटर अपॉइंटमेंट लेटर होगा ये, जहाँ से हमारी आजीविका का साधन तय होता है। दोस्तों इसके बाद मेरा अगला इडियम है बेल द कैट। बेल माने घंटी बांधना और कैट माने बिल्ली को। दोस्तों बिल्ली को घंटी बांधना ये पुरानी कहानी में से है, जहाँ एक जगह बहुत सारे चूहे रहते थे, एक बिल्ली आती थी, चूहों को खाती थी। चूहों ने सभा करके ये तय किया कि एक काम करते हैं, बिल्ली के घंटी बांध देते हैं, जैसी बिल्ली आएगी हमें मालूम पड़ जाएगा और हम सब सतर्क हो जाएंगे। लेकिन लास्ट में एक चूहा बोला कि बिल्ली की घंटी कौन बांधेगा, अर्थात खतरा मोल कौन लेगा। यस दोस्तों, इस इडियम का मुहावरा है टू टेक द डेंजर। आप खतरा को मोल लेना, खतरा उठाना इंग्लिश में कहलाता है वेल द कैट। सो नोबडी इज रेडी फॉर वेलिंग द कैट। दैट मीन्स कोई भी खतरा मोल उठाने के लिए तैयार नहीं है। अगला मेरे पास इडियम है, आप देख सकते हो ब्लैक एंड वाइट। जी ब्लैक एंड वाइट जो इडियम है हमारा, इसका मतलब क्या है? ब्लैक इंक के लिए यूज हुआ है यहाँ फिगरेटिव मीनिंग में, और वाइट का मतलब है ये पन्ना। तो दोस्तों किसी पन्ना जो वाइट है और ब्लैक जो इंक है उस पर लिखा जा रहा है, दैट मीन्स समथिंग इन रिटन। हिंदी में इसको बड़े अच्छे तरीके से कहते हैं लिखित में। क्या कहते हैं? लिखित में। आप कभी भी कोई कंप्लेंट करने किसी अधिकारी के पास जाते हैं और वो आपसे कहता है कि प्लीज़ आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट एवरीथिंग इन ब्लैक एंड वाइट, दैट मीन्स हम इस चीज़ को लिखित में चाहते हैं। सो कोई चीज़ अगर लिखित में दी जाती है तो उसे इंग्लिश में कहते हैं ब्लैक एंड वाइट। इसके बाद मेरा अगला इडियम है ब्राउन स्टडी। दोस्तों ब्राउन माने भूरी और स्टडी मतलब पढ़ाई, शाब्दिक अर्थ, लेकिन इसका फिगरेटिव मीनिंग ये नहीं है। इसका फिगरेटिव भावार्थ जो है वो होता है ध्यान में मग्न होना, ऐसे सपने सोचना जो ख्वाबों में होना। आप डे ड्रीमर कह सकते हो, रेवरी कह सकते हो, इसको डे ड्रीम कह सकते हो। तो अगर कोई बंदा ब्राउन स्टडी में, तो वो मूडली इन डीप थॉट, वो आदमी बड़ा ही गहरे चिंतन में है, और वो बड़े ख्वाबों में है, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं ब्राउन स्टडी। दोस्तों ये मैंने वीडियोस की साइज छोटी की है ताकि आप एक लंबे वीडियोस में परेशान नहीं हो। प्रत्येक सेशन में मेरे 15-20 इडियम्स आ रहे हैं और ये एक लंबे क्रम में जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी मेरे ग्रामर और वोकेबलरी, ग्रामर एंड स्पोकन के वीडियोस भी अपलोड होंगे। मैं इडियम फ्रेजेस की प्रैक्टिस के साथ आ रहा हूँ बहुत जल्दी। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगा हो तो, और आप बने रहिए। आपकी तैयारी की जिम्मेदारी मेरी है, आप बस मेहनत करें। ओके दोस्तों, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।